जैसे वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। जी हाँ, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ बड़े शानदार होगे, बहुत मजे में होगे और मेहनत ताबड़तोड़ कर रहे होगे। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक बार आप सभी के सामने हाजिर हैं। NHM CHO MCQ सीरीज जो सभी स्टेट्स के एग्जाम के लिए हम लोगों ने स्पेशली डिजाइन करी है आप सभी के लिए, जिसमें हम PYQ कर रहे हैं जितने भी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के CHO के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, देश के किसी भी एग्जाम्स के अंदर आखिरी ईयर्स के लास्ट साल के अंदर आपके आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम बहुत तरीके से ढूंढ के मॉडिफाई करके आप सभी के लिए लेके आए हैं बच्चों। इसी के साथ हमारी एक PYQ सीरीज और चल रही है जो सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। और वापस से एक बात बोलता हूं मैं, हमारी कोई भी सीरीज हो बच्चों, कोई भी सीरीज, चाहे वो CHO की हो, चाहे वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए हो, आपको हर एक सीरीज से कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये सारी सीरीज सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ एक या दो स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए। आप मेरी किसी भी सीरीज में जुड़े या हमारी PW की किसी भी सीरीज में जुड़े, आप देश के सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए आप अपने आप को तंदुरुस्त बनाएंगे। पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा आपके अंदर अगर आप लोग हमारे PYQ सीरीज के क्वेश्चंस करोगे तो। जैसा कि मैं कहता हूं, हर रोज कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ नया सिखा के जाते हैं। आज भी मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आया हूं जो पक्का आपको कुछ नया सिखा के जाएंगे और आप लास्ट में जाते जाते बोलोगे सर बहुत कुछ नया सीखा है हम लोगों ने। आखिरी क्लास में भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा था, बहुत नई नई बातें करी थी हमने, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ फार्मा के क्वेश्चंस थे, कुछ कम्युनिटी के क्वेश्चंस थे। आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, कुछ फार्मा के, कुछ कम्युनिटी के, कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। हर बार कुछ नया लेके आता हूँ और आज भी कुछ नया लेके आया हूँ। दोस्तों वो कहते हैं ना कि एक दिन में कुछ नहीं मिलता है बट एक दिन जरूर मिलता है आप लोगों को। तो मेरा भी मानना यही है कि कोई भी बच्चा हताश निराश ना हो कि एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे में सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चों आप लोगों के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, अलग अलग एजेंसियां एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आप लोग तैयारी करते हो, अपना बेस्ट देते हो, फिर आप लोग कभी पॉइंटों से रह जाते हो, कभी एक नंबर से रह जाते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा डाउट लेके आते हैं, सर मेरी मेहनत में क्या ही कमी थी, एक नंबर से रह गया, पॉइंट से रह गया। आता है ना, ऐसा डाउट आता है, सभी के दिमाग में आता है। बच्चों वो एक या पॉइंट, एक नंबर या पॉइंटों से रहना कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए रह जाते हैं हम कि हम लोगों ने बीच में कभी एक दिन खराब किया होगा, कभी 2 दिन खराब किया होगा, कभी हमने किसी की शादी अटेंड करी होगी, कभी हम कहीं घूमने चले गए होंगे और वो सेम काम किसी और ने, आपके कंपटीटर ने नहीं किया होगा। वो उन दिनों को वो वहां पे त्याग कर रहा था, वो दिवाली को खो रहा था, दिवाली नहीं बना रहा था, वो पढ़ रहा था, वो अपने ओकेजन मिस कर रहा था, वो होली दिवाली शादियां मिस कर रहा था, वो उस टाइम को पढ़ रहा था और ये सब ऊपर वाला देख रहा था। और जब ये ऊपर वाला देखता है तो ऐसे बच्चे को वो धक्का मार के आगे पहुंचा देता है और हम पीछे रह जाते हैं थोड़ा सा। तो हमें पीछे नहीं रहना है इस बार। हम भी एक दिवाली त्याग कर सकते हैं, एक होली का त्याग कर सकते हैं, एक शादी का त्याग कर सकते हैं, कहीं नहीं जाएंगे किसी ओकेजन के अंदर, कहीं घूमने नहीं जाएंगे 1 साल 6 महीने, कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद जीवन में मजे ही मजे, मजे ही मजे। हर महीने छुट्टी लो और जाओ घूमने। चलो शुरू करते हैं आज का ये शानदार सा अध्याय। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, दिमाग लगाइएगा, घोड़े दौड़ाइएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। सबसे बेहतरीन को सिलेक्ट करिएगा तभी मजा आएगा, ऐसा बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी नहीं करने का बिल्कुल भी। आखिरी क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया था, आप लोगों को याद है या नहीं है? जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। नेम द इंस्ट्रूमेंट। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जल्दी से बताओ इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। सारे बच्चे फटाफट से बताएं, आखिरी क्लास के अंदर हमने ये क्वेश्चन किया था। नेम द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं। बताया था ना आखिरी क्लास के अंदर मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको? हाँ सर बताया था, दिस इज द स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। अरे हाँ के ना, दिस इज द स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ मैंने आपको ओवम फोर्सेप भी दिखाया था, कोड होल्डिंग फोर्सेप भी दिखाया था, पाइट होल्डिंग फोर्सेप भी दिखाया था। ठीक है, तीनों फोर्सेप भी मैंने आपको दिखाए थे और मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, पता करके आना ये क्या क्या काम आते हैं। जिस बच्चों ने कॉपी में लिखा होगा बहुत अच्छी बात है, इसको क्या क्या काम में आते हैं ये लोग, ये लोग नहीं, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सेप। ठीक है, तो इसका आंसर स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, नो डाउट। छोटे गोले हैं, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप होता है और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी सही दिया होगा। बट मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं आप सभी के लिए, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस इंस्ट्रूमेंट को पहचानो भाई। बहुत हुआ सम्मान, अब आत्म सम्मान को चेक करते हैं तुम्हारे। देखो इस क्वेश्चन को बताओ। एलिस टिश्यू फोर्सेप है, बेकोक फोर्सेप है, लेनी टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, कोचर हीमोस्टैटिक फोर्सेप। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। इस इंस्ट्रूमेंट को कौन सा बच्चा पहचानेगा? जल्दी से पहचानो। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताओ ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है।
ए वाला, बी वाला, सी वाला है, एंड हम नर्सिंग वाला। इधर आओ भाई। देखो एलिस टिश्यू फोर्सेप नहीं है सर ये। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो सॉफ्ट होते हैं ना, इसके जो एंड होते हैं, ये जो एंड होते हैं ना इसके, ये नॉन ट्रोमेटिक होते हैं, नॉन ट्रोमेटिक। अगर ये नॉन ट्रोमेटिक होते हैं तो इस एंड का फायदा क्या होता है, ये सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के काम में आते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के काम में आते हैं। तीसरा खास बात है, इसमें लोक प्रेजेंट होता है, इसमें लोक प्रेजेंट होता है। और सॉफ्ट टिश्यू कौन से होते हैं हमारे, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, है ना, एब्डोमिनल, विसरा, और ये सारी चीजें जितने भी सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स है हमारे, उनको पकड़ने के काम में आते हैं। एंड दैट इज नॉट एलिस टिश्यू फोर्सेप, दैट इज बैकॉक फोर्सेप। उसको कौन सी फोर्सेप बोला जाता है, बैकॉक फोर्सेप बोला जाता है। क्या बात है भाई, जिन्होंने बी आंसर किया। अभी देखते हैं चलो किस किसने बी आंसर किया। ए वालो, अबे ए वालो, सी वालो, डी वालो। हिमांशु जी काहे को ये बोलते हो बे? काहे को ये बोलते हो? दिस इज बैकॉक फोर्सेप, सॉफ्ट टिश्यू पकड़ने के काम में आता है। फेलोपियन ट्यूब, बोवल, अपेंडिक्स, यूरेटर कोड, यूम्बलाइकल कोड, इन सभी को पकड़ने के काम में आता है ये। मेरे पास कुछ फोटोज है तुम्हारे लिए, मेरे पास कुछ फोटोज है, ये फोटोज मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। ये हमने कल बात करी थी, दिस इज द ओवम फोर्सेप, इसको ओवम फोर्सेप बोलते हैं। देखो जल्दी से, दिस इज द कोड होल्डिंग फोर्सेप, मैंने कल आपको दिखाई थी, ठीक है। उसके बाद ये पाइट होल्डिंग फोर्सेप है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाई थी। ये है आपकी सबसे खूबसूरत, बताओ इसका नाम, जल्दी से इसका नाम बताएं सारे बच्चे, इसका नाम लिखें। ये कौन सी फोर्सेप है, ये कौन सी फोर्सेप है, जल्दी से बताएं। कौन सी फोर्सेप है, दिस इज एलिस टिश्यू फोर्सेप। क्या बात है, दिस इज एलिस टिश्यू फोर्सेप, एलिस टिश्यू फोर्सेप। इसके अंदर दांते होते हैं बे, इसमें दांते होते हैं, ठीक है, दांते होते हैं। ये अपोजिट एंड पे होते हैं, एक दूसरे के बीच में घुस जाते हैं, है ना। विसरा वगैरह को पकड़ने के काम में आती है, स्किन फ्लैप्स को पकड़ने के काम में लेते हैं इसको। दिस इज एलिस टिश्यू फोर्सेप। इस फोटो का नाम बताएं, ये क्या है, इस फोटो का नाम बताएं, जल्दी से बताएं। दिस इज द लेन टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, दिस इज द लेन टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, दिस इज द लेन टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, है ना बच्चों। याद रखना ये लेन टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप होती है। और ये किस चीज को पकड़ने के काम में आती है, याद रखें सारे के सारे, ये टफ स्ट्रक्चर्स को पकड़ने के काम में आती है। टफ स्ट्रक्चर, एल से लेन, एल से लिम्फ नोड, एल से लिम्फ नोड, ठीक है, एल से लिम्फ नोड को पकड़ने के काम में आती है। एल से लेन, एल से लिम्फ नोड्स को पकड़ने के काम में ली जाती है। प्लीज सारे बच्चे याद रखना, दिस इज नॉट ओवम फोर्सेप, दिस इज लेन टिश्यू, दिस इज लेन टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, ठीक है। सारे बच्चे याद रखें, टफ स्ट्रक्चर्स को पकड़ने के काम में आती है। अगला डायग्राम, अगली फोटो, ये बताएं ये क्या है, जल्दी से बताएं। लेन टिश्यू होल्डिंग फोर्स है, बिल्कुल मिल रही, चौहान जी वेरी गुड, निशा जी। ये वाला बताएं, ये कौन सी फोर्स है आप सभी के सामने। एनीवन इन द क्लास जो बता सकता है? क्या बात है सुबह जी, प्राउड ऑफ यू। दिस इज द कोचर हीमोस्टैटिक फोर्सेप, दिस इज द कोचर हीमोस्टैटिक फोर्सेप, है ना। दिस इज द कोचर हीमोस्टैटिक फोर्सेप, ये कोचर फोर्सेप है बच्चों, कोचर हीमोस्टैटिक फोर्सेप है। और ये भी टफ स्ट्रक्चर को पकड़ने के काम में आती है, ये भी टफ स्ट्रक्चर्स को पकड़ने के काम में आती है बच्चों। इसको हम रिप्स डिसेक्शन करते हैं ना, जब हम रिप्स को डिसेक्शन करते हैं, रिप्स डिसेक्शन के काम में आती है, रिप्स डिसेक्शन को होल्ड करने के काम में आती है ना। रिप्स डिसेक्शन के काम में आती है, डिसेक्शन करते टाइम काम में आती है, जितनी भी टफ स्ट्रक्चर्स है उनको पकड़ने के काम में आती है। दिस इज द कोचर हीमोस्टैटिक फोर्सेप, दिस इज द कोचर हीमोस्टैटिक फोर्सेप, सारे बच्चे याद रखना। रिसेक्टेड बावल को पकड़ने के काम में आती है ना। और गोज को ब्लंट डिसेक्शन के केस में गोज पकड़ने के, और बहुत सारे काम होते हैं इसके, बट याद रखें दिस इज द कोचर फोर्सेप। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, मोस्ट कॉमन साइट फॉर पेरिफेरल एन्यूरिज्म, पेरिफेरल एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? ऑप्शन ए पोप्लिटियल आर्टरी, ऑप्शन बी फीमोरल आर्टरी, ऑप्शन सी ब्रैकियल आर्टरी, ऑप्शन डी एक्सिलरी आर्टरी। 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। सबसे बेहतरीन आंसर को ऑप्शन कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे डालें, सबसे बेहतरीन आंसर सेलेक्ट करना आपको। पेरिफेरल एन्यूरिज्म के अंदर सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा कॉमन साइट जो आपको मिलती है, पेरिफेरल एन्यूरिज्म। सुना होगा आप सभी ने पेरिफेरल एन्यूरिज्म के बारे में, दिमाग लगाओ।
दोस्त समझ के आंसर करना, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। लीडर बोर्ड अभी दिखाएंगे अंजलि जी, इस क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाते हैं। देखो मोस्ट कॉमन साइट पूछी है पेरिफेरल एन्यूरिज्म के लिए। मेरे प्यारे प्यारे लड्डू पेड़ो ध्यान से सुने, अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा पेरिफेरल एन्यूरिज्म जो करवाती है वो ये दो आर्टरीज है, वन इज द फिमोरल एंड सेकंड इज द पोप्लिटियल आर्टरी। ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, सबसे हाईएस्ट रिस्क इसमें होता है पेरिफेरल एन्यूरिज्म में। बट अब कंफ्यूजन ये सर, दोनों में से एक चूज करना है, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, किसको किया जाए? सबसे पहला दोनों में से एक करना है, इनमें से ज्यादा कौन करवाता है बच्चों? तो जगह ही ऐसी है जहां पे सबसे ज्यादा एन्यूरिज्म होता है, डेट इज द पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी मोस्ट कॉमन पेरिफेरल एन्यूरिज्म की साइट होती है बच्चों। 70% केसेस आपको पोप्लिटियल आर्टरी के देखने को मिलेंगे, 70% केसेस आपको पोप्लिटियल आर्टरी के देखने को मिलते हैं एन्यूरिज्म के केस के अंदर, याद रखना। और उसमें भी 70% जो केसेस होते हैं उसमें भी पोप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म बाइलेटरली देखने को मिलेगी आपको। उसमें भी 2/3 जो आते केसेस आते हैं, 2/3 केसेस जो आते हैं उनमें दोनों की दोनों पोप्लिटियल आर्टरी आपको एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा, बाइलेटरल देखने को मिलती है। ये खूबसूरत बात है, इसके बारे में प्लीज सारे बच्चे याद रखना। पेरिफेरल एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट पोप्लिटियल आर्टरी होती है। प्राउड ऑफ यू बच्चों, अच्छा काफी अच्छा। जानबूझ के गलत कर दिया रे, जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है ठीक है, चलो वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगला सवाल देखते हैं आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन आर्टेरियल ओक्लूजन इज मोस्ट कॉमनली कोज बाय। अगर अचानक से आर्टेरियल ओक्लूजन हो जाता है तो मोस्ट कॉमनली क्या कारण रहता है? एम्बोलाई, थ्रोम्बस, ट्रोमा या फिर आर्ट्राइटिस। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, आसान सा सवाल है, लप्पू सा क्वेश्चन है, बताओ। सडन अगर ओक्लूजन हो जाता है, सडन आर्टेरियल ओक्लूजन हो जाता है तो उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या रहता है? बताओ भाई बताओ। सोचो, आर्टीरियल ओक्लूजन का सडन हो जाए, अचानक से होता है, तो उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? मोस्ट कॉमनली किस कारण होता है वो? देखो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना, ध्यान से देखें सारे बच्चे, अभी इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, उससे पहले एक छोटी सी बात समझना। मान लो ये हमारे पास कोई मस्त सी आर्टरी थी, जा रही थी, कोई बड़ी आर्टरी है, मस्त सी जा रही है, इसके अंदर यहाँ पे थक्का जमा हुआ है, कोई भी प्लेग जमा हुआ है ना, ये जमा हुआ है, कोई भी प्लेग जम गया, आर्थरस इकट्ठा हो गया है ना, आर्थरोस्क्लेरोसिस आप सभी को पता है, जमा हुआ है भाई। जब तक ये टिक के बैठा है, जब तक ये टिक के बैठा है, बहुत अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक टिक के बैठा है। बट मान लो गलती से ये हिस्सा यहां से निकल गया और ये हिस्सा निकल के ब्लड के अंदर चला गया, ये घूमता हुआ निकल गया, घूमते घूमते चला गया, मैं चली है ना पड़ोसी की गली, मैं कहाँ चली? पड़ोसी की गली, और ये जाके किसी पतली सी वेसल्स में पहुंच गया, मान लो गलती से कहाँ पहुंच गया? कोरोनरी आर्टरी में पहुंच गया, और वहां जाके अटक गया, वहां जाके अटक गया, मजे ही मजे। क्या होगा? अरे सर, अरे आया आया आया, अटैक 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 अटैक, है ना, होगा ना ऐसा? कहीं भी अटक गया सडनली कोरोनरी आर्टरी के अंदर, ओक्लूजन आ गया, ओक्लूजन आ गया, तो लेविंग साइन देखने को मिलता है जब छाती पकड़ के पेशेंट अस्पताल में आता है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, ओक्लूजन लेविंग साइन बोलते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। एंड दैट इज कोल्ड, सिंपली अगर यहां से टूट के चला गया, दैट इज कोल्ड एम्बोलाई, इस कंडीशन को एम्बोलाई बोलते हैं। तो एम्बोलिज्म इज द मोस्ट कॉमन कोज बच्चों, एम्बोलिज्म इज द मोस्ट कॉमन कोज। सडन आर्टीरियल ओक्लूजन करवाने के पीछे सबसे कॉमन कोई चीज है, दैट इज द एम्बोलाई। सडन होगा, सडनली होगा बच्चों, अचानक से होगा। एम्बोलिज्म हम लोग एयर पुश कर देते तब भी, पता आप सभी को, एयर पुश हो जाए तब भी होता है। अगर फीमर फ्रैक्चर हो जाए, फीमर फ्रैक्चर हो जाता है, आप सभी को पता है, फीमर फ्रैक्चर हो जाए या फीमर के अंदर कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी बाहर निकल जाए, तो भी सबसे ज्यादा दिक्कत किसकी, रिस्क किसका होता है? एम्बोलिज्म का होता है। वहां से एम्बोलस निकल जाता है, वो लंग्स में पहुंच जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है। अरे पढ़ा है कि बहुत आम चीज है ये बे, बहुत आम चीज है, फैट एम्बोलस बन जाता है। हाँ, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एयर से, हम लोग तभी तो एयर निकालते हैं जब भी हम आईवी पुश करते हैं, कुछ भी पुश करते हैं आईवी हम एयर निकालते हैं। बट याद रखना, कभी 1-2 ml से एम्बोलिज्म नहीं होता,
1-2 ml पुश करने से एम्बोलस नहीं बनता कभी भी बे, डरने का नहीं इतना, पर हम प्रिकॉशन लेंगे भाई। हम गलती नहीं करेंगे, हमने पढ़ा है एयर हमेशा निकालनी है, कम से कम मिनिमम 50 ml एयर चाहिए होती है एम्बोलिज्म बनाने के लिए, मिनिमम एयर की रिक्वायरमेंट होती है, डेट इज द 50 ml। अगर आप 50 ml की सिरिंज पुश कर देते हो खाली, तब जाके कोई पेशेंट सलट सकता है, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि 1-2 ml से पेशेंट सलट जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट हम प्रिकॉशन लेते हैं, हमें गलती नहीं करनी है, कभी भी एयर निकाल के ही पुश करना है आईवी लाइन के अंदर हमेशा। तो मोस्ट कॉमन जो होता है दैट इज द एम्बोलिज्म। एम्बोला इज द सडन आर्टीरियल ओक्लूजन, और बहुत सारी जगह आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अरे समझ में आई क्या बात, समझ में आई बात? अरे कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए बोल रहे हो बे, हमें भी बता दो जरा। चलो वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे ए और बी में कंफ्यूज थे, लगता है मुझे समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। थ्रोम्बस होता है, बट थ्रोम्बस जब तक बना रहता है, चिपका रहता है, तब उसको थ्रोम्बस बोलते हैं। जैसे ही वो टूट के अलग हो जाता है, उसको एम्बोलाई बोला जाता है, उसको एम्बोलाई बोला जाता है। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। ऑल ऑफ द कंडीशन लीड टू रीनल स्टोन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो किडनी में पत्थर नहीं बनवाएंगे? हाइपर कैल्सी यूरिया, हाइपर सिट्रेट यूरिया, हाइपर ऑक्जेल यूरिया, हाइपर यूरिकोस यूरिया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, जल्दी से बताएं इनमें से कौन सी कंडीशन रीनल स्टोन नहीं बनाएगी? आ जाओ सारे, आओ सारे, दिमाग लगाओ जल्दी से। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो रीनल स्टोन नहीं बनाती इसके अंदर से? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड टू रीनल स्टोन? ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, एक ऐसी कंडीशन है जिससे किडनी में पत्थर नहीं बनेगा। किडनी में पत्थर नहीं बनेगा तो दर्द नहीं होगा किडनी में, पीछे की तरफ पेट में पीछे की तरफ दर्द होता है, कोल की पेन होता है, बड़ा भयंकर दर्द होता है स्टोन में, आप सभी को पता है ना? क्या बात है भाई, क्या बात है, मौज कर दी भाई, मौज कर दी। सर कैल्शियम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कैल्शियम से तो स्टोन होता ही होता है, हम सभी को पता है जीवन के अंदर कैल्शियम से 2 टाइप के स्टोन बनते हैं। एक होता है कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट से स्टोन बनता है। एक होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट। चलो इतने में आंसर बताता हूं, इतने तुम बताओ कि इन 2 वेराइटीज हो सकती है कैल्शियम के स्टोन की, वन इज द कैल्शियम फोस्फेट, सेकंड इज द कैल्शियम ऑक्सैलेट। तुम्हें बताना है दोनों में भी ज्यादा कॉमन कौन सा होता है, कैल्शियम फोस्फेट से ज्यादा कॉमनली स्टोन होता है या कैल्शियम ऑक्सैलेट से होता है? बताओ। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, कैल्शियम फोस्फेट एंड कैल्शियम ऑक्सैलेट, किससे ज्यादा कॉमनली स्टोन आपको देखने को मिलता है? फिर है दूसरा हाइपर ऑक्सैल यूरिया, नो डाउट ऑक्सैलेट से स्टोन होता है सर, अभी तो आप पढ़ा ही रहे हो, बिल्कुल होगा सर, है ना। हाइपर यूरिकोस यूरिया, इससे भी स्टोन होता है, बिल्कुल होता है सर, है ना। अगर इससे भी स्टोन होता है, ये भी कोई सोचने वाली बात ही नहीं है सर। सिट्रेट से कभी भी स्टोन नहीं होता, सिट्रेट तो इवन ज्यादा होने से स्टोन का रिस्क कम हो जाता है। सिट्रेट अगर ज्यादा हो तो स्टोन होने का खतरा कम हो जाता है, तो सिट्रेट तो ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो स्टोन का इनिबिटर होता है, ये रीनल स्टोन इनिबिटर होता है, ये तो इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है स्टोन के फॉर्मेशन को, कम करता है ये तो ये कभी भी स्टोन नहीं बनाता है। सबसे अच्छा आंसर है यहाँ पे दैट इज हाइपर सिट्रेट यूरिया। अगर किसी का यूरिया ज्यादा है, सिट्रेट ज्यादा निकल रहा है यूरिया के अंदर, तो नो डाउट उसको स्टोन होने की संभावना कम है। दूसरा सवाल पूछा था, कैल्शियम ऑक्सैलेट इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ स्टोन। कैल्शियम ऑक्सैलेट सबसे कॉमन वेराइटी होती है किडनी स्टोन की, सारे बच्चे याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना बच्चों, अगर आपका पीएच बिगड़ जाए यूरिन का, अगर आपके यूरिन में कैल्शियम ऑक्सैलेट और यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिल जाए तो समझ जाना, और सिट्रेट का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो आप समझ जाना, क्या समझ जाना, पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को स्टोन होने का चांसेस बढ़ रहा है, पेशेंट के स्टोन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, समझ जाना, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए स्टोन के बारे में, और डाइट और ट्रीटमेंट आप सभी को पता है, पढ़ चुके हो आप। अगला सवाल देखें सारे बच्चे, लीडर बोर्ड अगली क्लास में, अमन जी अगले क्वेश्चन में। मेजर कोज ऑफ डेथ इन सीजोफेनिया, अरे 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 अरे, सीजोफेनिया में इंसान काहे को ऊपर चला जाता है? इन्फेक्शन, सुसाइड, ड्रग रिएक्शन और होमिसाइड। 4 ऑप्शन है, क्या कारण रहता है सीजोफेनिया में पेशेंट के जाने का? पेशेंट सीजोफेनिया में इस दुनिया को बाय बाय बोल जाता है, उसका मेन कारण क्या रहता है, मेजर कारण क्या है?
सोचो भाई सोचो। मेजर कॉज ऑफ डेथ इन सिजोफेनिया, इन्फेक्शन, सुसाइड, ड्रग रिएक्शन, होमिसाइड। चार ऑप्शन आप सभी के सामने। क्या लगता है मेजर कॉज डेथ का सिजोफेनिया का? सुसाइड करेगा पक्का? पक्का सुसाइड करेगा? अरे वो क्यों सुसाइड करेगा, वो तो मस्त है एकदम। सिजोफेनिया वाला तो बड़ा एक्साइटेड होता है? बड़ा एक्साइटेड होता है सिजोफेनिया वाला तो। चलो ध्यान से देखना, सिजोफेनिया के पेशेंट जो होते हैं बच्चों, उनके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सुसाइड, एक्सीडेंट, ये कुछ कॉमन दिक्कतें होती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सुसाइड, फिजिकल एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है, ये आमतौर पे देखने को मिलता है। बट उसमें अगर पेशेंट सिजोफेनिया का मरता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होता है जिंदगी से तंग आ जाना। हार्मोनल लेवल्स इतने फ्लक्चुएट होते हैं कि पेशेंट सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। ठीक है, हार्मोनल लेवल्स इतने फ्लक्चुएट होते हैं कि वो एक्साइटमेंट के कारण मर ही जाता है। समझ में आया? अगर उसको बोलोगे ना सिजोफेनिया वाले को, चल एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इधर से कूद के देखते हैं कौन कूद सकता है। तू तो नहीं कूद सकता। वो कहेगा मैं कूद सकता हूँ, मैं दिखा दूंगा कूद के। नहीं कूद सकता यार, तू पागल है क्या? तू कैसे कूद सकता है ना? तू कूद ही नहीं सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा। उसको जैसे ही तुमने बोला तेरे से नहीं हो पाएगा, इतनी देर में तुम्हारा मुंह घूमेगा, इतनी देर में पटाखा बज जाएगा, धड़ाम, पेशेंट गया। पेशेंट गया। ठीक है, इतना एक्साइटेड होता है वो, अरे हमसे नहीं हो पाएगा तो किससे हो पाएगा, हम ही तो हैं जो हैं। तो सुसाइड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सिजोफेनिया, प्लीज इसको याद रखना। और ये देख लो भाई लीडर बोर्ड, कौन? अमन जायसवाल जी, अबे तुम्हारा नाम दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, लीडर बोर्ड के पीछे पड़े हो अबे। अच्छा ये रहा, हाँ है, अरे दिख गया अमन जी, 16वें नंबर पे हो बे तुम। चलो भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल। हाँ सर, अगला क्वेश्चन है, एक क्रोनिक अल्कोहलिक हु हैजंट टेकन अल्कोहल सिंस 2 days, 2 दिनों से बेचारे को नहीं मिली है, ड्राई डे है सर, 2 दिन से नहीं मिल पाई, बहुत खोजा पर नहीं मिला। और अब 2 दिन हो गए मिली नहीं है दारू, 2 दिन से मिली नहीं है दारू, तो आना पड़ गया इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। और कुछ कैसा है, डिसओरिएंटेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? डिसओरिएंटेड हो रहा है पेशेंट। पुअर अटेंशन स्पान है, अटेंशन स्पान भी पुअर है, एजिटेशन है, टैकीकार्डिया और फीवर है। कंडीशन पूछी गई है आपसे, बताओ पेशेंट को क्या कंडीशन हो रही है। पहला ऑप्शन है कोर्सकोफ साइकोसिस, सेकंड इज द वर्निकेज एनकेफेलोपैथी, थर्ड इज द डेलीरियम ट्रेमर्स एंड फोर्थ इज द नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है ना। बेचारा सबसे जीवन की सबसे जरूरी चीज नहीं मिली है इसको, जीवन की सबसे जरूरी चीज नहीं मिली है इस पेशेंट को। क्या लगता है तुम्हें, पेशेंट 2 दिन के अंदर आ गया तुम्हारे पास, और पेशेंट को 2 दिन से दिक्कत है, डिसओरिएंटेड, पुअर अटेंशन, स्पैज, एजिटेशन, टैकीकार्डिया, फीवर। ऐसा पेशेंट किस कंडीशन के कारण आपके अस्पताल में इमरजेंसी में आके गिर गया है? क्या बात है भाई, क्या बात है। दारू से रिलेटेड जानकारी तो सबसे ज्यादा है इन बच्चों को। अबे शर्म करो थोड़ी। एक भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसने आंसर गलत किया हो। सभी को पता है सर 2 दिन तक दारू ना मिले तो क्या होता है, डिसोरिएंटेशन होता है सर, पुअर अटेंशन स्पान हो जाता है, एजिटेशन होती है, टैकीकार्डिया, फीवर आ जाता है सर, इसको हम डेलीरियम ट्रेमर्स बोलते हैं। सभी को पता है। सभी को पता है, एक ऐसा नहीं है जिसको ये बात ना पता हो। देखो जरा कितने ऐसे हैं जो बेचारे इस मोह माया से दूर रहते हैं, दारू जैसी चीजों से। सिर्फ दुनिया में ये 4% लोग हैं जो इस मोह माया से परे हैं। 95% लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर मारा है फेंक के। क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा। बच्चा एक और बात बताता हूं तुम्हें, सबसे खूबसूरत यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हिंट एग्जामिनर ने दिया, 2 दिन। अगर पेशेंट दारू छोड़ने के 2 से 4 दिन के अंदर अंदर इमरजेंसी के अंदर आके कूद जाता है, पेशेंट अगर विड्रॉल के अंदर अल्कोहल ना मिले उसको और 2 से 4 दिन के अंदर अंदर इमरजेंसी में आके गिरता है, तो समझ जाना, क्या समझ जाना, पेशेंट को क्या आया है, पेशेंट को डेलीरियम ट्रेमर्स आए हैं। ठीक है, पेशेंट को डेलीरियम ट्रेमर्स आए, क्योंकि पहले 2 से 4 दिन में यही देखने को मिलता है, डेलीरियम ट्रेमर्स। ये दोनों थोड़ी लेट कंडीशन होती है बच्चों, स्टार्टिंग में नहीं आती। स्टार्टिंग में डेलीरियम ट्रेमर्स आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे खूबसूरत बात और बता देता हूं, ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम होती है बच्चों, ये सबसे खतरनाक कंडीशन है, पेशेंट की जान चली जाती है इसके अंदर, पेशेंट की जान चली जाती है इसके अंदर। ये सबसे सीरियस कंडीशन होती है बच्चों, याद रखना। इसके अंदर मोस्ट सीवियर अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम तुमसे पूछा जाए, मोस्ट सीवियर अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, मोस्ट सीवियर अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम तुमसे पूछा जाए, है ना, विड्रॉल सिंड्रोम, विड्रॉल सिंड्रोम अगर तुमसे पूछा जाए तो आंसर क्या करके आओगे, डेलीरियम ट्रेमर्स आंसर करके आओगे।
दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, बिल्कुल डेथ भी हो सकती है अमन जी, हो सकती है। अच्छा सर फिर तो 2 दिन रहने सर, फिर नहीं छोड़ेंगे सर, फिर क्यों ही छोड़नी है रोज, फिर तो सर रोज लेनी पड़ेगी 2 दिन छोड़ दी दारू से मौत हो जाएगी सर, इससे अच्छा लेते रहेंगे। ठीक है तो सारे बच्चे याद रखना, डेलीरियम ट्रेमर सबसे अच्छा आंसर है। इसके अंदर पेशेंट को कॉन्शियसनेस, क्लाउडीनेस, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, टाइम प्लेस का डिसओरिएंटेशन होता है, पुअर अटेंशन, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात विजुअल हेलुसिनेशन होता है। विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, हेलुसिनेशन भी देखने को मिलता है। बच्चों कोई बताएगा क्या टेक्टाइल हेलुसिनेशन कब देखने को मिलता है? एनीवन इन द क्लास जो मुझे बताए टेक्टाइल हेलुसिनेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन कौन से नशे के कारण देखने को मिलता है? कौन से नशे के अंदर पेशेंट जो है वो अपने हाथ पैर बिल्कुल खुजाता हुआ आता है, एकदम लकीरें ही लकीरें लगी होती है, जैसे रात को किसी ने नोच लिया हो उसको। बताओ जल्दी से, ऐसा कौन सा नशा है जिसमें पेशेंट को टेक्टाइल हेलुसिनेशन होता है? जल्दी से बताएं, एनीवन इन द क्लास जो बताए। उसके अलावा यहाँ पे पेशेंट को इल्यूजन भी देखने को मिलता है, पेशेंट में टैकीकार्डिया, फीवर, हाइपरटेंशन, स्वेटिंग होता है, प्यूपिलरी डायलेटेशन होता है बच्चों, है ना, एजिटेशन और अटैक्सिया होता है, एजिटेशन और अटैक्सिया होता है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, दिस इज द कोकीन पॉइजनिंग, है ना, कोकीन ओवरडोज, कोकीन ओवरडोज, कोकीन पेशेंट ओवरडोज छोड़ो, कोकीन अगर पेशेंट कोकीन अब्यूज का है, एब्यूज का है, कोकीन अब्यूज के पेशेंट के अंदर ऐसा लगता है कीड़े रेंग रहे हैं, है ना, उसको ऐसा लगता है हमारे ऊपर बग चल रहा है, कोकीन बग सिंड्रोम उसको बोला जाता है। मैंने मेरी फार्मा क्लासेस में पढ़ाया है बहुत अच्छे से ये सारी बातें आप लोगों को। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तुम्हारे एग्जाम में कि कोकीन अब्यूज में पेशेंट को कौन सा हेलुसिनेशन होता है? दैट इज द टेक्टाइल हेलुसिनेशन। पेशेंट को ऐसा लगता है कि सारे जानवर मेरे ही शरीर पे रेंग रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, Which of the following is the reversible cause of dementia? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है that is the reversible cause of dementia, जिसमें डिमेंशिया रिवर्सिबल हो सकता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, वस्कुलर डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, हाइड्रोकेफेलस, हंटिंगटन कोरिया। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं। रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया, सोचो भाई सोचो, इनमें से कौन सा रिवर्सिबल कोज है डिमेंशिया का, जिसमें पेशेंट सही हो सकता है, रिवर्सिबल सिम्टम को रिवर्स कर सकता है, डिमेंशिया के कोज को रिवर्स किया जा सकता है? वस्कुलर, अल्जाइमर, हाइड्रोकेफेलस, हंटिंगटन, हंटिंगटन कोरिया। अरे हाँ सर, ऐसी बातें नहीं पता सर, पिछला क्वेश्चन अच्छा था सर, उसका सभी को आंसर पता था, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें मल्टीपल आंसर आने लगे हैं। रिवर्सिबल कोज ऑफ डिमेंशिया पूछा गया है तुम लोगों से। चलो देखो ध्यान से, इसके नाम में ही वस्कुलर डिमेंशिया है, दिस इज इरिवर्सिबल, है ना, दिस इज इरिवर्सिबल। अल्जाइमर डिजीज आप सभी को पता है इरिवर्सिबल होती है, अल्जाइमर डिजीज को रिवर्स कर ही नहीं सकते हम लोग, कैसे करोगे भाई? अल्जाइमर डिजीज तो आप सभी को पता है ना, इरिवर्सिबल होती है। बच्चों हाइड्रोकेफेलस जो है दैट इज द रिवर्सिबल कोज ऑफ डिमेंशिया, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हाइड्रोकेफेलस नॉर्मल प्रेशर का होना चाहिए, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस ही रिवर्सिबल होता है। अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो वो डैमेज कर देगा ना यार, ब्लड सप्लाई रोक देगा, ब्लड सप्लाई रोक देगा तो ब्रेन के कुछ टिश्यूज मर जाएंगे, ब्रेन के कुछ टिश्यू निपट जाएंगे, तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। बट अगर प्रेशर नॉर्मल रहता है हाइड्रोकेफेलस के अंदर, उस कंडीशन में डिमेंशिया को रिवर्स किया जा सकता है। लास्ट है हंटिंगटन कोरिया, आप सभी को पता है इरिवर्सिबल कोज है ये। अब मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताता हूं इसके अंदर। अगर आप लोगों ने नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस पढ़ा है, अगर तुम लोगों ने नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस पढ़ा है तो उसके अंदर एक ट्रेड मिलता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस में, उस ट्रेड को एडम्स ट्रेड बोला जाता है। कौन सा ट्रेड बोलते हैं इसको हम लोग? एडम्स ट्रेड, ADAMS, एडम्स ट्रेड मिलता है इसके अंदर बच्चों। एडम्स ट्रेड के 3 फीचर्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, जिसमें पहला होता है डिमेंशिया, डिमेंशिया जो कि नॉर्मल रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। पहला क्या है? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ठीक है। अगर नॉर्मल प्रेशर है तो रिवर्स हो जाएगा, नॉर्मल प्रेशर है तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है अटैक्सिया एंड तीसरा है यूरिनरी इनकंटीनेंस। दूसरा है अटैक्सिया, अटैक्सिया एंड तीसरा है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस। तो बच्चों एडम्स ट्रेड आपको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस में देखने को मिलता है, सारे बच्चे याद रखना। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर आप लोगों को डिमेंशिया देखने को मिलता है जो रिवर्सिबल होता है, जो रिवर्सिबल होता है। डिमेंशिया, अटैक्सिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सोनाली जी वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू।
इसको हम लोग हकीम ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। एडम्स ट्रेड का दूसरा नाम होता है, इसको हम हकीम ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, किसी हकीम ने खोजा था, हकीम जी ने खोजा था, तो हकीम ट्रेड्स भी इसको बोला जाता है। फिर मैं कुछ खास बातें बता देता हूं। रिवर्सिबल कोज ऑफ डिमेंशिया, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे रिवर्सिबल कोज होता है डिमेंशिया का? इसका सही आंसर है बच्चों, दैट इज द हाइड्रोकेफेलस। एंड काफी कम बच्चों ने ही सही आंसर दिया है इसका, काफी बच्चे कंफ्यूज थे। ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं मुझे जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कुछ नया सीख के जाते हैं। बच्चों मैं कुछ रिवर्सिबल कोज बताता हूँ। रिवर्सिबल कोज ऑफ डिमेंशिया, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे वापस से सही किया जा सकता है इंसान को? कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है? माही जी गुड मॉर्निंग, क्या बात है, गुड आफ्टरनून हो गया। दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म, यहाँ पे रिवर्सिबल डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया को रिवर्स किया जा सकता है बच्चों। दूसरा है आपका एनकिफेलाइटिस। एनकिफेलाइटिस जो HIV या हर्पिस के अंदर होती है, एनकिफेलाइटिस। एनकिफेलाइटिस जो कि HIV और हर्पिस के अंदर होती है, हर्पिस के अंदर होती है, उसको भी रिवर्स किया जा सकता है बच्चों, कोई बड़ी चीज नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर भी आपका रिवर्स किया जा सकता है, किसको? डिमेंशिया को। और लास्ट के अंदर अगर मैं बताऊं मेनिंजाइटिस, है ना, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, इसमें भी रिवर्स किया जा सकता है। ये कुछ कारण है जहां पे रिवर्स किया जा सकता है डिमेंशिया को। बाकी बचे हुए सारे जितने भी कारण है, अल्जाइमर डिजीज, हंटिंगटन कोरिया, पिक्स डिजीज, है ना, लेविस बॉडी डिजीज, वस्कुलर डिमेंशिया, ये सारे कारण है जहां पे इरिवर्सिबल रहता है डिमेंशिया, जहां पे रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। अरे चमक गई क्या बात। अगला सवाल। अरे सर ये क्या आ गया, तुम ही पढ़ लो भाई, हम तो रहने देते हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ तुम आते ही नहीं हो, हम तो यहीं रहते हैं रोज। ठीक है, आओ इधर। A 45-year-old man was brought to the casualty after being found laying on the street, muttering to himself and causing passers-by. His mini-mental status examination was 20. Physical examination only revealed pigmentation and scaly skin around the forehead, neck, and hands. After admission, it is known that he has severe diarrhea and vomiting, but his stool examination is normal. Which of the following is likely diagnosis? अरे सर ये तो बड़ा आसान सा सवाल है यार, बहुत आसान सवाल है, सब कुछ इस क्वेश्चन में बता दिया है, सब कुछ इस क्वेश्चन में बता दिया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे हर चीज इस क्वेश्चन में बता रखी है, हर चीज इस क्वेश्चन में बता रखी है। लप्पू सवाल है, सच्ची बता रहा हूँ। ऑप्शन ए मिक्सडीमा, ऑप्शन बी विटामिन B3 डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा, एंड डी इज द थायमिन डेफिशिएंसी। इस क्वेश्चन में सब कुछ बता रखा है बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सब कुछ बता रहा है। मैं तुम्हें जब इसका आंसर बताऊंगा ना तो तुम ऐसे सर पटकोगे, अरे सर ये था क्या सवाल, ये तुम खुद सर पटकोगे, अरे सर इतना लप्पू सवाल। चलो करते हैं पोल क्रिएट, जल्दी से आंसर करो। इतने में तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन 20 से कम है तो पहला फीचर मिल गया मुझे, दैट इज द डिमेंशिया। पहला डिमेंशिया मिल गया मुझे, पेशेंट को डिमेंशिया हो रहा है, पहला फीचर मिल गया मुझे, पहला फीचर मिल गया। दूसरा फीचर देखना ध्यान से, दूसरा फीचर है पेशेंट को डायरिया हो रहा है, दूसरा फीचर भी मिल गया मुझे, दिस इज द सेकंड फीचर। पहला डिमेंशिया मिल गया, दूसरा डायरिया मिल गया। और तीसरा देखना, उसके फोरहेड, नेक के पास और हाथों के पास उसके पिगमेंटेशन हो रहा है, तीसरा फीचर मिल गया मुझे। दिस इज द थर्ड फीचर, दैट इज डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, तीन फीचर मिल गए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 3D कहाँ देखने को मिलता है, 3D कहाँ देखने को मिलता है, 3D साइन आप लोगों को देखने को मिलता है। एक बहुत खूबसूरत डेफिशिएंसी है, दैट इज द विटामिन B3 डेफिशिएंसी, जिसको हम निएसिन डेफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 को हम लोग निएसिन डेफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। अरे हाँ के ना। और 3D अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं, कई बार चौथा D भी पढ़ा दिया जाता है, दैट इज द डेथ, दैट इज द डेथ। तो 4D भी लिखा है कई किताबों में, कई किताबों में 3D भी लिखा है, दिस इज द प्लेग्रा। अरे 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 समझ आई क्या? देखो कितना लप्पू सवाल था। इसको प्लेग्रा बोलते हैं, इसको प्लेग्रा बोला जाता है। यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ देखने को मिल रहा है। इस पेशेंट के अंदर न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स भी आते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर विटामिन B3 की कमी के कारण, जिसमें पेशेंट को इंसोम्निया, डिप्रेशन, डेलीरियम जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पेशेंट की गर्दन के ऊपर एक नेकलेस जैसा साइन बनता है डर्मेटाइटिस के अंदर, जिसको हम लोग कैसल नेकलेस बोलते हैं, है ना। अगर गर्दन के आसपास डर्मेटाइटिस हो रही है तो एक साइन बनता है जिसको हम लोग कैसल नेकलेस बोलते हैं।
ठीक है, फोटो देखना आप कैसल नेकलेस की, मैं लाना भूल गया गलती से। कैसल नेकलेस में पेशेंट जहां जहां एक्सपोज होता है, जहां जहां एक्सपोज होता है पेशेंट, गर्दन जितनी जितनी एक्सपोज होती है उसकी उतने उतने उसके डर्मेटाइटिस हो जाता है स्किन के ऊपर, तो एक नेकलेस की फीचर बन जाता है, नेकलेस बन जाता है। तो फ्री का नेकलेस कौन सी बीमारी में मिलता है? फ्री का नेकलेस प्लेग्रा में मिलता है। ठीक है, बड़ा खूबसूरत नेकलेस होता है, देखना एक बार कैसल नेकलेस आप सभी को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा की बात करता हूँ, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा में पीरियोडिक एब्डोमिनल पेन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, साइकोटिक फीचर, टैकीकार्डिया जैसी दिक्कतें होती है बच्चों, है ना। अगर मैं आपके थाइमिन डेफिशिएंसी की बात करता हूं, तो थाइमिन डेफिशिएंसी के कारण वर्निकेज एनकिफिलोपैथी, कोर्सकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। वर्निकेज एनकिफिलोपैथी एक्यूट न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन होती है, न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम होता है जिसमें निस्टैग्मस, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, मेंटल स्टेटस चेंजेस होते हैं। कोर्सकॉफ सिंड्रोम क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें एंट्रोग्रेड एमनेशिया, रेट्रोग्रेड एमनेशिया, कॉन्फेबुलेशन जैसी दिक्कत देखने को मिलती है। और मिक्सेडीमा बच्चों आप सभी को पता होगा, मिक्सेडीमा के अंदर पेशेंट को डिप्रेशन, हाइपोमेनिया, सीजोफेनिया, बहुत सारी दिक्कतें होती है मिक्सडीमा के अंदर। चलो बहुत बढ़िया, आपने सही पहचाना, मुझे खुशी है। इतना अच्छा क्वेश्चन कई बच्चों ने, अरे क्या बात है, 60% ने इतना बड़ा डायग्नोसिस बना दिया भाई, प्राउड ऑफ यू। अच्छे अच्छे लोग डायग्नोसिस नहीं बना पाते, बट बहुत सारे बच्चों ने डायग्नोसिस बनाया, मुझे खुशी है। हर्षवर्धन जी प्राउड ऑफ यू, क्या बात है बच्चों। ये ऐसा लग रहा है मेरे लड्डू पेड़े आजकल तेज हो गए हैं सारे के सारे, बढ़िया आंसर करने लग गए हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को। चलो अगला क्वेश्चन देखें। सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस वुड नॉट इंक्लूड। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या चीज नहीं इंक्लूड करते मेंटल हेल्थ इलनेस की जब बात करी जाती है? जब मैं मेंटल हेल्थ इलनेस की बात करता हूं तो मेंटल हेल्थ इलनेस में सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या चीज नहीं ऐड करी जाएगी? पहला, इंप्रूव सोशल इन्वायरमेंट, अर्ली डायग्नोसिस, फैमिली काउंसलिंग, केस वर्क। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं। मेंटल हेल्थ इलनेस के अकॉर्डिंग सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या चीज नहीं ऐड करी जाती? बताइए भाई। सवाल बड़ा खूबसूरत है, आंसर भी खूबसूरत है इसका, कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे? है, सबको आता है? अबे सबको आता है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है यार, सारे क्वेश्चन पढ़ के आए हो तुम तो आज। ए और सी, अरे दो ऑप्शन नहीं देने बे, एक ही देना है, एक ही देना है, दो ऑप्शन काहे देते हो? एक ऑप्शन से काम चल जाएगा मेरा, मेरे को दो की जरूरत नहीं है भाई। चलो देखते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हम सभी को पता है सर, सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस ना आए ऐसा हो नहीं सकता, अर्ली डायग्नोसिस तो आएगा ही आएगा। अर्ली डायग्नोसिस के अलावा अगर हम लोग किसी पेशेंट की फैमिली को काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी पेशेंट की फैमिली को काउंसलिंग कर रहे हैं, फैमिली काउंसलिंग भी सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट होता है, किसके अंदर? मेंटल हेल्थ इलनेस के अंदर। और तीसरा, अगर हम केस वर्क करते हैं, केस वर्क करना भी सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट है। ये तीनों के तीनों सेकेंडरी प्रिवेंशन के पार्ट है। अर्ली डायग्नोसिस, फैमिली बेस्ड हेल्थ सर्विसेज लाइक केस वर्क एंड फैमिली काउंसलिंग, ये दोनों फैमिली बेस्ड हेल्थ सर्विसेज होती है। केस वर्क करना, फैमिली काउंसलिंग करना, तीनों सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। बट अगर मैं इंप्रूव सोशल इन्वायरमेंट कर रहा हूं, दिस इज प्राइमरी प्रिवेंशन, दिस इज प्राइमरी प्रिवेंशन, ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, मेंटल हेल्थ इलनेस के अंदर, सारे बच्चे याद रखना। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हम प्रमोट करते हैं मेंटल हेल्थ को और इंप्रूव करते हैं सोशल इन्वायरमेंट को। और अगर मैं टर्शरी प्रिवेंशन की बात करूं तो टर्शरी प्रिवेंशन सिर्फ उस चीज पे ध्यान देता है किस तरीके से हम मेंटल इलनेस के ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेसर को कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम गोल्स, ऐसे गोल्स बनाते हैं ताकि हम फर्दर नुकसान होने से बचाया जा सके, वो हम टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर करते हैं मेंटल इलनेस के अंदर। बाकी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने बता दिया। यहाँ पे सबसे बेहतरीन आंसर ए था और मुझे लगता है लगभग काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे एक ही दिल, आज सारे जीत लोगे क्या? चलो भाई अगला सवाल देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर मेंटल इलनेस? बताओ मेजर मेंटल इलनेस कौन सी है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, न्यूरोसिस, डिमेंशिया, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसमें क्या ही सोचना है, इसमें क्या ही सोचना है। अरे नितेश जी क्वेश्चन डिफिकल्ट था है। बताओ, दिमाग लगाओ। मेजर मेंटल इलनेस, मेजर मेंटल इलनेस।
मेजर मेंटल इलनेस समझ रहे हो ना तुम लोग? मेजर मेंटल इलनेस मतलब मैं साइकोटिक डिजीज की बात कर रहा हूँ। इनमें से कौन सी साइकोटिक डिजीज है? इनमें से कौन सी साइकोटिक डिजीज है उसकी बात कर रहा हूँ। मेजर मेंटल इलनेस कौन सी साइकोटिक डिजीज है? आप सभी को पता है दो टाइप के डिजीज होते हैं, एक साइकोटिक होता है, एक न्यूरोटिक होता है। न्यूरोटिक माइनर मतलब नॉर्मल बोलते हैं हम न्यूरोटिक को, है ना। न्यूरोटिक न्यूरोटिक जो नॉर्मली थेरेपीज वगैरह से ठीक हो जाती है। एक साइकोटिक होती है, साइकोटिक होती है ना। साइकोटिक साइकोटिक थोड़ी सी खतरनाक होती है, न्यूरोटिक थोड़ी सी लप्पू होती है ना। बट डिजीज साइकेट्रिक सारी ही खराब होती है, कोई भी हो। ओसीडी न्यूरोटिक का एग्जाम्पल है, आप सभी को पता है ना। न्यूरोसिस तो नाम में ही न्यूरोसिस आ गया, तो ये न्यूरोटिक है ही। अगर मैं डिमेंशिया की बात करता हूं तो ये ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है ना। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, ये ऑर्गेनिक ब्रेन है, ये ना न्यूरोटिक है ना साइकोटिक है, ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में आता है। लास्ट में क्या है? मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये आपका साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। साइकोटिक डिसऑर्डर का मतलब जिसमें इंसाइट एब्सेंट होती है। इंसाइट एब्सेंट होना, इंसाइट एब्सेंट होने का मतलब अगर मैंने नितेश जी को बोला तुम प्यार में पड़ गए हो, नितेश जी बोलेंगे सर मैं नहीं पड़ा प्यार में। नितेश जी क्या बताएंगे? सर हम नहीं पड़े हैं प्यार में। मैं उनको बोलूंगा भाई तू पागल हो गया। अरे सर मैं कहाँ से पागल हो गया हूँ, मैं थोड़ी ना पागल, मुझे पागल बोलते हो, दिमाग खराब है आपका, ऐसे समझ रहे हो। इनसाइट एब्सेंट होने का मतलब अगर तुम उसको जाके बोल दोगे तू पागल है तो वो तुम्हें तुम्हारा सर फोड़ देगा, वो नहीं मानेगा कभी भी वो पागल है। इनसाइट एब्सेंट होने का मतलब डिजीज वाला बंदा कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको डिजीज है। वो सोचेगा मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ, मैं सबसे सही हूँ। उसको अपनी बीमारी के बारे में कोई सूचना नहीं होगी, वो सबसे सटीक और सबसे सही आदमी मानेगा अपने आप को। और हो सकता है तुम उसको बीमार घोषित करने की कोशिश करो और वो तुम्हारा फटका दे, ठीक है। बट न्यूरोटिक वाले को पता होता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोई दिक्कत है, मुझे अस्पताल जाना चाहिए, मुझे दिखाया आना चाहिए। तो न्यूरोटिक वाले को बोलोगे ना तुझे प्यार हो गया, हाँ यार मुझे प्यार हो गया है, लग तो ऐसा ही रहा है, ठीक है, न्यूरोटिक वाला मान जाएगा। समझ आई बात? तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन आंसर दैट इज द डी। ये मेजर इलनेस होती है, जितनी भी साइकोटिक इलनेस होती है वो मेजर के अंदर आती है बच्चों, उसको मेजर मेंटल इलनेस बोलते हैं। समझ गए? बड़ा आसान सवाल था, बेकार से लड़ जाएंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें। मोस्ट वाइडली यूज ड्रग इन द वर्ल्ड टुडे इज, अरे 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 बताओ इस पूरी दुनिया में कौन सबसे ज्यादा गांजा फूक रहा है? बताओ बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज आने वाली सबसे कॉमन ड्रग यूज में वर्ल्ड वाइड जो सबसे आम नशा हो रहा है वो कौन सा है? ऑप्शन तुम्हारे सामने है, हीरोइन, कोकीन, एम्फेटामिन, कैनाबेनिस, है ना, कैनाबिस। चार ऑप्शन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सबसे ज्यादा वाइडली यूज ड्रग कौन सी आ रही है अभी देश और दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर? सोच समझ के आंसर देना भाई। देखो दारू ऑप्शन में नहीं है, दारू ऑप्शन से हटा दिया गया है ना। कसोल घूमने जाऊंगा, कसोल घूमने जाऊंगा, वहां पे डांस करूंगा और मेरा डांस देख के सारी दुनिया समझ जाएगी इसने क्या लिया है। इसने बहुत खूबसूरत चीज ली है ना, डेट इज कैनाबिस, ठीक है, दैट इज द कैनाबिस। दिस इज द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड वर्ल्ड वाइड टुडे बच्चों। इसको हम लोग मैरिजुआना के नाम से भी जानते हैं, है ना, मैरिजुआना के नाम से जाना जाता है। दिस इज द कैनाबिस, दिस इज द मोस्ट कॉमनली, दिस इज द मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज वर्ल्ड वाइड टुडे बच्चों। सबसे ज्यादा काम में आने वाली दवाइयां ये है। इस दवाई से बहुत सारी और भी दवाइयां और भी ड्रग्स बनती है जिसका अब्यूज किया जाता है, जैसे कि चरस, हसीस, इवन भांग, इवन भांग, है ना। ये सबसे ज्यादा काम में सबसे कॉमनली वर्ल्ड वाइड यूज की जाने वाली दवाई है कैनाबिस। प्लीज याद रखना है इसको बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, क्वेश्चंस के अंदर पलट गए सारे के सारे। ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करो ना। पत्ते होते हैं, पेड़ लगे होंगे, देखा होगा आपने, पत्ते होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक बेंगलोर की न्यूज़ वायरल हो रही थी, देखा था तुमने? उन्होंने फोटो सेल्फी डाली खींच के, पीछे पेड़ उगा हुआ था इसका इसका पेड़ उगा हुआ था, पुलिस उठा के ले गई उनको सेल्फी डालनी भारी पड़ गई, समझ रहे हो तो ये खेती इलीगल, मतलब इसकी परमिशन चाहिए होती है, आप हर जगह नहीं उड़ा सकते, है ना। आप हर जगह नहीं उगा सकते इसको, इसकी खेती के लिए परमिशन चाहिए होती है। आप घर में भी नहीं लगा सकते इसको, अगर घर में भी लगाओगे तो भी पुलिस उठा के ले जाएगी, है ना। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होता है इसके ऊपर, इवन जमानत भी हाई कोर्ट से मिलती है, इधर छोटे मोटे कोर्ट से जमानत भी नहीं मिलती, ठीक है, छोटे मोटे कोर्ट से जमानत भी नहीं मिलती, प्लीज याद रखना, ठीक है। बहुत केस आते हैं इसके पॉइजनिंग के, बहुत केस आते हैं हॉस्पिटल्स में पॉइजनिंग के, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑफ एब्यूज इज कॉल्ड सुपरमैन ड्रग? अरे अरे अरे,
है बताओ भाई, सुपरमैन उड़ने कब लगोगे? उड़ने कब लगोगे? कब उड़ने लगोगे? सुपरमैन ड्रग किसे बोलते हैं? तो बैकू, स्टीरॉयड, एम्फेटामिन, अल्कोहल, चार ऑप्शन आप सभी के सामने। कौन सी ऐसी दवाई है जिसको पी के उड़ने लगोगे? बताओ भाई, कौन सी ऐसी दवाई है जिसको पी के उड़ने लगोगे? सुपरमैन ड्रग बोला जाता है। सुपरमैन ड्रग दारू को बोला जाता है। दारू पी के सुपरमैन थोड़ी ना बनता है भाई, हैवी ड्राइवर बनता है यार। दारू पी के कब से सुपरमैन बनने लगा? दारू पी के तो हैवी ड्राइवर बनता है, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। दारू पी के सुपरमैन नहीं बना जाता, दारू पी के हैवी ड्राइवर बना जाता है। यहाँ पे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, सुपरमैन ड्रग पूछ रहा हूँ। वो देखा तुमने मिर्जापुर में, गुड्डू भैया, देखा तुमने वो नाक वाला सीन? वो होती है सुपरमैन ड्रग भाई। कॉन्फिडेंस आ जाता है जीवन में अलग ही लेवल का, है ना? जीवन में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब इस दुनिया में सब मजाक है अपने लिए। हम जिसको चाहे उड़ा सकते हैं, जिसको चाहे सल्टा सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। वो होती है सुपरमैन ड्रग। अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, पीक लेवल का कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस आता है जीवन के अंदर कि उसको लगता है हमसे ऊपर कुछ नहीं है, हम सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया की। और बच्चों, कॉन्फिडेंस लाने वाली दवाई क्लास में पढ़ाई थी तुम्हें, एम्फिटामिन्स। भूल गए क्या? एम्फिटामिन्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, याद करो। एम्फिटामिन्स, एम्फिटामिन्स सुपरमैन ड्रग के नाम से जानी जाती है बच्चों। बट ये हाईली डिपेंडेंस दवाई होती है। इसको 2-4 बार भी काम में लिया तो डिपेंडेंसी आ जाती है, उसके बाद इसको छोड़ा नहीं जाता जीवन में। फिर इसको पकड़ के रखना पड़ता है इस दवाई को, और दवाई आपको पकड़ के रखेगी, आप दवाई को पकड़ के रखोगे। ये व्हाइट कलर का पाउडर टाइप में आता है बच्चों, और हम इससे डेरिवेटिव भी बनाते हैं, येलो कलर के डेरिवेटिव्स भी बनते हैं। ठीक है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। बट इस दवाई का साइकिक डिपेंडेंस और टॉलरेंस बच्चों, ये टॉलरेंस भी कोज करती है और डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है इसकी, है ना? कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करती है, इसलिए इस दवाई को सुपरमैन दवाई बोला जाता है। कौन सी दवाई बोला जाता है? सुपरमैन दवाई। ठीक है, याद रखना एम्फेटामिन। अबे किसी ने आंसर नहीं दिया, अच्छा पकड़ ही नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक पेशेंट है, टेबलेट ले रहा है फ्लुक्सेटिन डिप्रेशन के लिए पिछले 2 महीने से, उसको इलेक्टिव सर्जरी के लिए पोस्ट कर दिया गया है। बताओ आप उसको क्या एडवाइस दोगे फ्लुक्सेटिन के लिए? ऑप्शन है, फ्लुक्सेटिन विद होल्ड करनी है 3 हफ्ते पहले सर्जरी के, विद होल्ड करनी है फ्लुक्सेटिन 3 दिन पहले सर्जरी के, विद होल्ड करनी है फ्लुक्सेटिन और उसको रिप्लेस करना है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर माउस इनहिबिटर से, और डी ऑप्शन है फ्लुक्सेटिन को कंटिन्यू रखना है। जल्दी से बताओ, अगर कोई पेशेंट फ्लुक्सेटिन ले रहा है और वो सर्जरी के लिए पोस्टेड है, तो इलेक्टिव सर्जरी उसकी होनी है, तो उसको फ्लुक्सेटिन से रिलेटेड क्या एडवाइस दी जाएगी? चलो भाई बताओ। जल्दी से दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और आंसर करो भाई। अच्छा सवाल है। फ्लुक्सेटिन आप सभी को पता है, इट इज ए सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एसएसआरआई बोलते हैं इसको। इसको एसएसआरआई बोला जाता है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर बोला जाता है। सोच के आंसर करना, बड़ा लप्पू सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है, सोच के आंसर करना, बस पता लग जाएगा तुम्हें। बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इस पेशेंट को 3 हफ्ते पहले दवाई छोड़ने के लिए बोल दूंगा तो ये सर्जरी कराने पहुंचेगा ही नहीं। अगर मैंने इस मरीज को 3 हफ्ते पहले दवाई छोड़ने के लिए बोल दिया तो ये सर्जरी कराने नहीं पहुंचेगा, ये खुदा के पास पहुंच जाएगा। ये कहां पहुंच जाएगा? ये उसके पास पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि अगर मैंने सडनली इसको बंद कर दिया, सडनली मैंने फ्लुक्सेटिन को बंद कर दिया, एंटी डिप्रेसेंट को सडनली बंद कर दिया, तो उसके एकदम से सिम्टम्स आएंगे, और सिम्टम्स आएंगे तो वो बहुत सीवियर डिप्रेशन में जाएगा और वो सलट जाएगा। तो कभी भी डिप्रेशन की दवाइयां सडनली बंद नहीं करी जाती, हमेशा टेपरिंग के साथ बंद करी जाती है, टेपर करके बंद करी जाती है ना? डोज को धीरे धीरे कम करते फिर बंद करा जाता है। पहला बात जो आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्लुक्सेटिन को 3 दिन पहले सर्जरी के बंद कर देंगे। अगर उसको 3 दिन पहले सर्जरी के बंद किया गया तो वो पेशेंट फिर सर्जरी के लिए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका मोराल बहुत डाउन हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। मरेगा नहीं, इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं आएंगे कि मर जाए, बट उसका मोराल बहुत कम हो जाएगा। तो वो डर जाएगा, और डर जाएगा तो मना कर देगा, मेरे को चीज़ी नहीं खानी, मुझे सर्जरी नहीं करानी। उसका मोराल गिर जाएगा, वो सर्जरी नहीं करवाएगा। डिप्रेशन में जैसी दवाई छोड़ेगा वापस से सिम्टम्स आएंगे डिप्रेशन के, उसको दुनिया अनर्थ लगेगी, दुनिया में सब कुछ उसको निलिस्टिक डिल्यूजन, वो
देखने को मिलेगा उसको सब कुछ ऐसे खत्म खत्म सा लगेगा, कुछ नहीं है इस दुनिया में, क्या रखा है मेरे लिए, है ना। अब वो चली ही गई है तो क्या ही करेंगे, है ना। तो ये भी कुछ मतलब की चीज नहीं है बच्चों। फ्लोक्सेटिन को विथहोल्ड करो और माउस इनहिबिटर से रिप्लेस कर दो, बहुत गलत काम है, कभी नहीं करना ऐसा, कभी नहीं करना ऐसा। फ्लोक्सेटिन एसएसआरआई इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है जो सबसे पहले दी जाती है। तो हमेशा माउस इनहिबिटर नहीं देनी है बच्चों, कभी भी रिप्लेस नहीं करना है, तब तक रिप्लेस नहीं करना है जब तक कि पेशेंट को फ्लोक्सेटिन से कोई दिक्कत ना हो रही हो। अगर पेशेंट को फ्लोक्सेटिन से दिक्कत नहीं हो रही तो माउस इनहिबिटर कभी नहीं देना। माउस इनहिबिटर आप सभी को पता है चीज रिएक्शन फीज रिएक्शन भी करवाता है। तो अंत भला तो सब भला, कुछ मत करो। फ्लोक्सेटिन कुछ पंगे नहीं कर रही है आपकी सर्जरी से, फ्लोक्सेटिन कुछ नहीं कह रही है आपको, फ्लोक्सेटिन आराम से उसको देते रहो और पेशेंट की इलेक्टिव सर्जरी कर दो। पेशेंट को मना नहीं करना है, ठीक है। पेशेंट को बिल्कुल मना नहीं करना है। पेशेंट को सर्जरी कराने से पहले फ्लोक्सेटिन बंद नहीं करी जाती, सर्जरी कराने से पहले एंटी डिप्रेशन चालू रहेगा, ठीक है। तो एंटी डिप्रेशन को बंद नहीं करना, सर्जरी कराने दो, इलेक्टिव सर्जरी हो रही है चलने दो, फ्लोक्सेटिन कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं कर रही जो सर्जरी में दिक्कत करेगा, ठीक है। अरे अमन जी लो लीडर बोर्ड, अरे लीडर बोर्ड में यार माफ करिएगा अभी एक ही आंसर आ रहा है ना, लास्ट में दिखाऊंगा आपको लीडर बोर्ड, है ना, लास्ट में दिखाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ड्रग कैन बी सेफली कंटिन्यूड ऑन द डे ऑफ सर्जरी एक्सेप्ट। कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो सर्जरी के दिन सेफली चालू रखी जाती है, सिवाय कोई एक ऐसी दवाई को छोड़ के जो बंद करनी पड़ती है। बहुत आसान सवाल है, आप सभी को इसका ऑप्शन मालूम है, जल्दी से आंसर करें। ओके मन्नू चोपड़ा जी जरूर दिखाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सारी की सारी दवाइयां सेफली कंटिन्यू रखी जाएगी सर्जरी के दिन सिवाय एक दवाई को छोड़ के, वो कौन सी दवाई है। अरे सर इस सवाल में क्या ही सोचना, शिल्पी राणा जी, शाकिब मलिक जी, गलत आंसर नहीं करने का, सोच समझ के आंसर करे सारे बच्चे। काहे को बीटा ब्लॉकर क्यों लग रहा है तुम्हें ऐसा, बीटा ब्लॉकर क्यों बंद करनी है। अरे जब तुम्हें दिख रहा है सर्जरी वाले दिन अगर आपने ओरल एंटीकोएगुलेंट को बंद नहीं किया, अरे तो पेशेंट के हाय तौबा मच जाएगी भाई, ओटी में खूनम खून हो जाएगा, ओटी में धाराएं बहेगी खून की, पिचकारियां उड़ेगी, वे कैसे रोकोगे खून को ओटी के अंदर। अगर ओरल एंटीकोएगुलेंट बंद नहीं किया उसका, जीवन व्यर्थ हो जाएगा बे, मेमो आ जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो बंद करना ही करना है भाई, बाकी सारी दवाइयां बंद नहीं करने की चलेगा काम, बट इसको बंद नहीं किया तो ओटी के अंदर पोछे वाला परेशान हो जाएगा। अरे सर क्या करवा दिया, इतना पोछा कहाँ से लगाएंगे, कहाँ ले जाए इतना खून, समझ रहे हो बात को, पूरे ओटी में स्वाद आ जाएंगे भाई। ऐसा नहीं करने का, ओरल एंटीकोएगुलेंट बंद करने का है भाई। याद रखना ओरल एंटीकोएगुलेंट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग दैट इज द वारफेरिन। वारफेरिन बच्चों याद रखना, वारफेरिन ऐसी दवाई है जिसको सर्जरी से बहुत पहले बंद किया जाता है, और मैं कहूं इसको सर्जरी से 4 से 5 दिन पहले बंद किया जाता है, 4 to 5 डेज पहले बंद कर दिया जाता है इस दवाई को। वारफेरिन को सबसे ज्यादा लंबे समय से बंद करना होता है, 4 से 5 दिन पहले। दूसरा आता है तुम्हारे एग्जाम में कि सर अगर हम और वारफेरिन की बात कर रहे हैं उसके अलावा अगर हमारे पास लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन है या लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन की थेराप्यूटिक और प्रोफाइलैक्टिक डोज है, तो बच्चों उनको भी अवॉइड करना है ना। थेराप्यूटिक और प्रोफाइलैक्टिक डोज भी 12 घंटे पहले हम बंद कर देते हैं देना, और थेराप्यूटिक डोज भी हम 24 घंटे पहले बंद कर देते हैं, और वारफेरिन को 5 से 6 घंटे पहले हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। बच्चों अगर मैं तुम्हें बताऊं कौन कौन सी दवाइयां ऐसी है जो कंटिन्यू रखी जाती है ऑपरेशन वाले दिन भी, सर्जरी के दिन भी कंटिन्यू रखी जाती है, याद रखना एंटी हाइपरटेंसिव चालू रखते हैं, बट एंटी हाइपरटेंसिव में एसी इनहिबिटर नहीं दी जाती, एसी इनहिबिटर नहीं दी जाती। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन स्टार्ट रह सकती है, बट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये 2 दवाइयां बंद करी जाती है, बाकी एंटी हाइपरटेंसिव चालू रखी जाती है सर्जरी के दिन भी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं कार्डियक मेडिकेशन की बात करता हूं जैसे कि डिजॉक्सिन, तो बच्चों डिजॉक्सिन भी सर्जरी वाले दिन चालू रखी जाएगी, डिजॉक्सिन को भी बंद नहीं करना होता कभी भी। तीसरा इंपॉर्टेंट है एंटी डिप्रेसेंट और साइकेट्रिक मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट एंड साइकेट्रिक मेडिकेशंस भी बंद नहीं करी जाती सर्जरी के दिन, वो भी चालू रखी जाती है। सारी की सारी साइकेट्रिक मेडिकेशन एंटी डिप्रेसेंट चालू रखी जाती है सर्जरी के दिन, याद रखना बच्चों। थायराइड की दवाइयां चालू रखी जाती है, एंटी कन्वल्जेंट कभी बंद नहीं करनी होती, एंटी कन्वल्जेंट तो प्रेगनेंसी में भी बंद नहीं करी जाती अगर पेशेंट के चल रही है तो, यहाँ तो क्या ही बंद करेंगे। और बीटा ब्लॉकर्स भी नहीं बंद करी जाती क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स के भी बहुत सारे काम होते हैं,
तो याद रखना बाकी सारी दवाई सर्जरी वाले दिन कंटिन्यू रहेगी सेफली, सिवाय एक दवाई को छोड़ के, दैट इज ओरल एंटीकोएगुलेंट। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे मेरी बात समझ में आई क्या? सभी को बात समझ में आई क्या? अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। हर्ष कौन है भाई? हर्ष क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्या हो गया हर्ष? अरुण रोयल जी, हर्ष दिख नहीं रहे मुझे, कोई बात नहीं, आ जाओ इधर आओ सारे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू असेस डिफिकल्ट एयरवे एक्सेप्ट। सारे के सारे डिफिकल्ट एयरवे को पता लगाने के लिए चेक किया जाता है, सिवाय एक ऐसी कंडीशन है जो नहीं चेक करी जाती। करो आंसर करो फटाफट, चलो जल्दी से आंसर करें सारे बच्चे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू असेस डिफिकल्ट एयरवे एक्सेप्ट। सारे के सारे यूज किए जाते हैं डिफिकल्ट एयरवे को असेस करने के लिए, सिवाय एक ऐसी चीज है जिसको नहीं यूज किया जाता डिफिकल्ट एयरवे को असेस करने के लिए। वो कौन सी चीज है वो आपको बतानी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया भाई, बड़ा आसान सा सवाल है। अगर मैं बात करता हूं एयरवे की डिफिकल्टी, मतलब एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते टाइम हम कौन कौन सी चीजें चेक करते हैं, तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में हम डिफिकल्टी, एयरवे डिफिकल्टी चेक करने के लिए थायरोमेंटल डिस्टेंस चेक करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ए से क्लासिफिकेशन देखते हैं, नहीं देखते। मलम पट्टी क्लासिफिकेशन देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। नेक सर्कमफ्रेंस देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। दिस इज द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, ये स्पेशली हम पेशेंट को यूज करते हैं, क्वांटिफाई पेशेंट को, रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। ये एयरवे डिफिकल्टी देखने के काम में नहीं लिया जाता। सारे बच्चे ध्यान रखना, ये किसके काम में आता है? एएसए क्लासिफिकेशन। अरे एक भी बच्चा नहीं है ऐसा, अरे शर्म करो बे एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने आंसर किया हो। याद रखना एएसए क्लासिफिकेशन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, ये एएसए क्लासिफिकेशन रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, डिफिकल्ट एयरवे के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो काम में लेते हैं दैट इज द मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन, है ना। मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन लेते हैं। वाह यार ईबा जी क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ पे रैंक है कुछ बच्चों के, बढ़िया, मजा आ गया। अमन जायसवाल जी भी दिख रहे हैं मुझे, है ना। काफी बच्चों ने आंसर अच्छे किए हैं। ठीक है, जैसे इस पे कोई मतलब ऐसा होता है कई बार बहुत सारी चीजें पकड़ भी नहीं पाता है, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है जितने भी बच्चों ने आंसर किया। देखो मेरे पास एक चीज है आप लोगों के लिए, दिस इज द मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन। दिस इज द मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन, यंग्स सैमसन एंड यंग्स मॉडिफाइड मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन यूज्ड टू प्रिडिक्ट द एज ऑफ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। कितना आसानी से आप किसी पेशेंट के अंदर इंट्यूबेशन कर सकते हो वो हमें ये बताता है। देखो क्लास 1 है जिसके अंदर हमें सब कुछ आराम से दिख रहा है, सब कुछ इजीली दिख रहा है। सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, फेशियस एंटायर वल्वा पिलर सब दिख रहे हैं हमें, बहुत बढ़िया चीज है, आराम से हो जाएगा इंट्यूबेशन। सेकंड में देखो हमें थोड़ा कम दिख रहा है, तीसरे में हमें बिल्कुल कम दिखना है, और चौथे में हमें दिखना ही बंद हो गया। तो जैसे जैसे हम सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आप याद रखना इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होता चला जाता है। इसमें इंट्यूबेशन बड़ा ईजी है, आराम से हो जाता है, बट जैसे जैसे हम फोर्थ की तरफ जाएंगे इंट्यूबेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इंट्यूबेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इंट्यूबेशन के टाइम पे चेक करते हैं। ठीक है, इसको सैमसंग एंड यंग्स मल्लम पट्टी मॉडिफाइड मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन देते हैं, ताकि हम ये पता लगा सके कितना इजीली इंट्यूबेशन हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना सामान प्रिपेयर रखें। अगर किसी में डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है तो उसके लिए हमें तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, एएसए क्लासिफिकेशन आप सभी को पता है, एएसए क्लासिफिकेशन एनेस्थीसिया वालों का है जो रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया का पता करता है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड टुडे। मजा आया, स्वाद आए, सवाल किए जमकर, नई चीजें सीखी बहुत सारी, अच्छा लगा आज आप सभी के साथ। अगली क्लास शनिवार को एक दिन छोड़ के अगले दिन वापस से क्लास रहेगी, और कल आपकी पीवाईक्यू सीरीज की क्लास रहेगी। ऐसे हम लोगों ने 6 दिन लगातार क्लासेस चला रखी है वाईटी के ऊपर, और वाईटी की क्लासेस को चूकना मत बच्चों। ये वो क्लासेस है जो आप लोगों वाइस वी पुट क्रैकोइड प्रेशर एट द टाइम ऑफ इंट्यूबेशन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, इट वेरी सिंपल। ठीक है, प्लीज इसको याद रखना सारे के सारे। ठीक है, और दूसरा आमतौर पे करेक्ट आंसर ये है कि हम एस्पिरेशन से बचाने के लिए लगाते हैं। दूसरा आमतौर पे हम जर्नली जो हॉस्पिटल में काम में लेते हैं क्रैकोइड प्रेशर, ताकि हमें क्या दिख जाए क्या, ताकि हमें फेरिंग्स दिख जाए। ठीक है, ताकि हमें फेरिंग्स दिख जाए, फेरिंग्स लैरिंग्स दिख जाए, हमें वोकल कॉर्ड दिख जाए, जिससे हम सीधा इंट्यूबेशन ट्यूब को वोकल कॉर्ड में डाल दें। ये प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन है जो हम आमतौर पे काम में लेते हैं। ठीक है वैसे किताबों के हिसाब से हम जो
कैकोइड प्रेशर लगाते हैं टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुने, सारे बच्चे इन क्लासेस को अटेंड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो आपकी नॉलेज को जज करेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। जितना अच्छा आप लोग सीखते चले जाओगे, कॉपी बना लोगे लास्ट टाइम रिवीजन नोटबुक बन जाएगी आप लोगों के लिए, जिनको देख के आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा कि आखिरी टाइम पे एक ऐसी किताब है जिसको रिवाइज करके हम सबसे मुश्किल सवालों को आराम से वहाँ पे रिवाइज करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है सर, इसका पीडीएफ किधर मिलता है? इसका पीडीएफ आप लोगों को ऐप पे मिलेगा। ठीक है, आप ऐप डाउनलोड करें, पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करें, उसमें नर्सिंग कैटेगरी को सिलेक्ट करें, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिलेगा। हमारा THO बैच है जो जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उधर आपकी क्लासेस जाती है, वहीं आपको ये पीडीएफ भी मिलेगा। तो आप पीडब्ल्यू ऐप पे हमारी पीडीएफ भी देख सकते हैं इसकी। ठीक है, और क्रिटिकल केयर पे क्लास पक्का लूँगा मैं, डोंट वरी, सब कुछ सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगा क्रिटिकल केयर के ऊपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको सेशन। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, मैं अगली क्लास में देख के आप लोगों को जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।